नमस्कार, मैं हूं अरविंद तिवारी। हम बात करेंगे मध्य प्रदेश की अभी तक की प्रमुख खबरों, घटनाओं और गतिविधियों पर। शुरुआत आज विदिशा से करते हैं। भारतीय जनता पार्टी की जन आशीर्वाद यात्रा का समापन आज विदिशा में हो रहा है। केंद्रीय सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्री श्री वीरेंद्र खटीक के नेतृत्व में जो यात्रा 19 अगस्त को ग्वालियर से शुरू हुई थी, उसका समापन आज मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के प्रभाव क्षेत्र विदिशा में हो रहा है। केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया और केंद्रीय मंत्री एसपीएस बघेल की जो जन आशीर्वाद यात्राएं थी, उनका समापन पहले ही हो चुका है। इन तीनों जन आशीर्वाद यात्राओं को मध्य प्रदेश में बहुत प्रतिसाद मिला और यूं कहा जाए तो जनता से भरपूर आशीर्वाद मिला। दरअसल इस यात्रा के पीछे भारतीय जनता पार्टी का मकसद अपनी सरकार की उपलब्धियों को जनता तक पहुंचाना तो था ही था, साथ ही यह भी था कि जिस तरीके से विपक्ष ने पिछले दिनों संसद के दोनों सदनों, लोकसभा और राज्यसभा की कार्रवाई बाधित की, उसके बारे में भी जनता को बताना था। ये दोनों मकसद में भारतीय जनता पार्टी पूरी तरह से सफल रही है। तीसरा एक बड़ा मुद्दा इसी जन आशीर्वाद यात्रा से जुड़ा है कि इन यात्राओं के बहाने भारतीय जनता पार्टी ने अपने वर्कर्स को आने वाले समय के लिए पूरी तरह से चार्ज कर दिया। इंदौर में हमने देखा कि जो उत्साह ज्योतिरादित्य सिंधिया की जन आशीर्वाद यात्रा के दौरान देखने को मिला, जिस तरीके से 18 किलोमीटर लंबे मार्ग पर उनका स्वागत किया गया, बड़ी संख्या में भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता मैदान में आए और उन्होंने सिंधिया के स्वागत में कोई कसर बाकी नहीं रखी। इससे स्पष्ट है कि भारतीय जनता पार्टी के केंद्रीय नेतृत्व ने एक सोची समझी रणनीति के तहत इन यात्राओं को शुरू किया था और अपने इस मकसद में वह पूरी तरह सफल रही। बात करते हैं उपचुनाव की। भोपाल में आज एक महत्वपूर्ण बैठक होने जा रही है भारतीय जनता पार्टी की। हालांकि उपचुनाव की तारीखों की अभी घोषणा नहीं हुई है। मध्य प्रदेश में खंडवा लोकसभा सीट पर उपचुनाव होना है और इसके साथ साथ जोबट, पृथ्वीपुर और रेगांव विधानसभा क्षेत्रों में उपचुनाव होना है। मुझे लगता है कि दमोह उपचुनाव में भारतीय जनता पार्टी की जो हार हुई है, उससे सबक लेकर भारतीय जनता पार्टी इन 4 उपचुनावों में की तैयारियों में कोई कसर बाकी नहीं रख रही। अंदाजा भी इसी बात से लगा सकते हैं कि अभी चुनाव की तारीखों की घोषणा नहीं हुई है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष विष्णुदत्त शर्मा इन 4 विधानसभा क्षेत्रों में एक एक दिन दे चुके हैं। उनके मिशन उपचुनाव की शुरुआत हो चुकी है। इन विधानसभा क्षेत्रों में जाकर उन्होंने पार्टी के कार्यकर्ताओं की बैठकें ले ली है, पार्टी के प्रमुख नेताओं से चर्चा की है, उस क्षेत्र के प्रमुख लोगों से संभावित नामों को लेकर फीडबैक लिया तो और बूथ स्तर के कार्यकर्ताओं तक से सीधा संवाद वीडी शर्मा ने स्थापित किया है। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान भी इन विधानसभा क्षेत्रों में लगातार जा रहे हैं। पार्टी ने जिन्हें प्रभारी बनाया है, जिन मंत्रियों और विधायकों को या संगठन से जुड़े लोगों को, उन्होंने भी अपना सारा ध्यान इन विधानसभा क्षेत्रों पर फोकस कर रखा है। मतलब अंदाज लगाइए आप कि अभी चुनाव की तारीखों की घोषणा नहीं हुई है, लेकिन भाजपा तैयारियों में कोई कसर बाकी नहीं रख रही है। भाजपा इन 4 सीटों पर, जिनमें से 2 सीटें जोबट और पृथ्वीपुर कांग्रेस के पास थी, इन 4 सीटों पर अपना कब्जा जमाना चाहती है। इन 4 सीटों को भारतीय जनता पार्टी हर हाल में जीतना चाहती है। कल हमने बात की थी कि कोरोना की तीसरी लहर की आशंका के मद्देनजर सरकार बहुत सतर्क है, सावधानी बरत रही है। इसी के मद्देनजर एक बार फिर मध्य प्रदेश में टीकाकरण का बड़ा दौर शुरू होने वाला है। 25 और 26 अगस्त को पूरे प्रदेश में वैक्सीन के दूसरे डोज के लिए एक महाअभियान आयोजित होने वाला है और सरकार का लक्ष्य है कि इन 2 दिनों में कम से कम 20 लाख लोगों को वैक्सीन के टीके लगाए जाएं। गौरतलब है कि पहले दौर का जो अभियान चला था वैक्सीनेशन का, उसके बहुत अच्छे नतीजे आए और मध्य प्रदेश के कई बड़े शहरों में कोरोना संक्रमण का जो प्रतिशत कम हो रहा है, कोरोना संक्रमितों की जो संख्या कम हो रही है, उसके पीछे एक बड़ा कारण वैक्सीनेशन को बताया जा रहा है। उम्मीद है कि 25 और 26 अगस्त को जो वैक्सीनेशन का महाअभियान है, उसके नतीजे भी अच्छे रहेंगे। वैसे भी वैक्सीनेशन के मामले में मैं बताना चाहूँगा कि इंदौर बहुत आगे चल रहा है। इंदौर ने एक दिन में सर्वाधिक वैक्सीन लगाने का रिकॉर्ड भी इंदौर ने बनाया है।
इंदौर में अभी तक 100% लोगों को पहला डोज का वैक्सीन लग चुका है और लगभग 40 इंदौर शहर में और इंदौर के ग्रामीण क्षेत्र में 95% लोगों को वैक्सीन का पहला डोज लग चुका है। दूसरे डोज के मामले में जरूर स्थिति थोड़ी सी खराब है, क्योंकि अभी तक मात्र 40% लोगों को दूसरा डोज लगा है। लेकिन ऐसी उम्मीद है कि जो 25 और 26 अगस्त का महाअभियान है उसमें इंदौर में दूसरे डोज की वैक्सीन लगवाने में लोग पीछे नहीं रहेंगे और इसके बहुत अच्छे नतीजे आएंगे। कल शाम से मध्य प्रदेश के कई इलाकों में तेज बारिश हो रही है। तेज बारिश की मध्य प्रदेश में के कई हिस्सों में बहुत दरकार थी। ग्वालियर और चंबल के एक बड़े हिस्सों को छोड़ दें तो मध्य प्रदेश के बाकी हिस्सों में तेज बारिश की दरकार थी। और कल शाम को जो नज़ारा हमने इंदौर में देखा, कल रात भर जिस तरह की बारिश हुई और आज सुबह तक बारिश होती रही, तो एक बहुत ही सुखद संकेत है। मध्य प्रदेश में बारिश को लेकर मौसम विभाग ने फिर अलर्ट जारी किया है और भारी वर्षा की चेतावनी दी है। दरअसल मध्य प्रदेश में 3 सिस्टम सक्रिय हैं और इन सिस्टम्स के कारण भोपाल, इंदौर सहित मध्य प्रदेश के कई जिलों में तेज बारिश की संभावना बन रही है। कल शाम से लेकर आज सुबह तक इंदौर में बहुत अच्छी बारिश हुई, लेकिन ये बारिश इंदौर के कई इलाकों में परेशानी का कारण भी बन गई। इस बारिश के कारण जल जमाव की स्थिति निर्मित हुई और शहर में लोगों को कई हिस्सों में बहुत परेशान होना पड़ा। ये जो जल जमाव हुआ है ये एक तरह से नगर निगम की कार्यप्रणाली पर भी सवाल खड़ा कर रहा है। दरअसल इंदौर देश का वाटर प्लस शहर हो गया है और देश के वाटर प्लस शहर में यदि 2-4 घंटे की तेज बारिश में इस तरह की स्थिति निर्मित हो जाए कि लोगों को परेशानी का सामना करना पड़े, घुटने घुटने तक कई बस्तियों में पानी भर जाए, पानी की निकासी की उचित व्यवस्था ना हो, तो इस पर चिंता करना जरूरी है। वैसे मैं बताना चाहूँगा कि इंदौर नगर निगम के आयुक्त प्रतिभा पाल इस मुद्दे पर नगर निगम के अफसरों को कई बार फटकार लगा चुकी है और उनका कहना है कि जो नालों की ट्रैपिंग का काम किया गया था उसके बाद जो स्थितियां जिस तरीके से व्यवस्थित होना थी वो आखिर क्यों नहीं हो पा रही है। तो नगर निगम के जो ड्रेनेज विभाग के अधिकारी हैं, जल प्रदाय विभाग के अधिकारी हैं, उनसे वो कई मीटिंग्स इस दौर में कर चुके हैं और उनका कहना है कि इन स्थितियों में हर हालत में सुधार आना चाहिए। लेकिन कल की बारिश के बाद शहर के एक बड़े हिस्से में जो हालात निर्मित हुए हैं उसने सबको चौंका रखा है कि यदि और तेज बारिश हुई, लगातार कुछ घंटे तक अगर बारिश हुई, तो इंदौर शहर का एक बड़ा हिस्सा जो है वो में लोगों को परेशानी का सामना करना पड़ेगा। मुहर्रम का त्यौहार शांति से निपट गया। कल रक्षाबंधन है और अनलॉक के दौर में इस बार दुगनी खुशियों के साथ बाजारों में रौनक छाई हुई है। आज दिन भर हमने देखा कि इंदौर के बाजारों में भारी भीड़ थी। राखी के ठीक पहले की खरीदारी के लिए महिलाएं बाजारों में निकली, दुकानों पर भारी भीड़ देखी गई। और एक अच्छी बात यह कि कल भद्रा का साया न होने के कारण दिन भर रक्षाबंधन का दौर, रक्षाबंधन का त्यौहार मनाया जाएगा। बहनें भाइयों के घर पहुंचना शुरू हो गई हैं। आज जो इंदौर से आने वाली ट्रेनें हैं, इंदौर से जाने वाली ट्रेनें हैं, बाहर से जो बसें इंदौर आज सुबह पहुंची और इंदौर से जो बसें आज जा रही है, सब जो है मतलब ओवर क्राउडेड हैं। और लोगों का ऐसा भी आरोप है कि त्यौहार के इस मौसम में जो बस मालिक हैं वो लोगों की मजबूरी का फ़ायदा उठाकर मनमाना किराए भी वसूल रहे हैं। एक बहुत अलग तरह का मामला इंदौर से सामने आया है। ऑनलाइन कंपनी अमेज़न के खिलाफ इंदौर के एक परिवार ने गंभीर आरोप लगाया है। दरअसल करीब 15-20 दिन पहले इंदौर में एक परिवार के नौजवान बेटे ने आत्महत्या कर ली थी और जब उसके परिजनों ने उसकी आत्महत्या के बाद उसके फ़ोन पे जांच पड़ताल की और घर में उन्हें अमेज़न कंपनी का एक पैकेट मिला जो अमेज़न कंपनी के स्टिकर पे डिलीवर हुआ था, तो पता पड़ा कि आदित्य वर्मा नाम के 18 साल के इस बच्चे ने अमेज़न कंपनी से जो जहर बुलवाया था उसी जहर को खाकर उसने सुसाइड कर लिया। बहुत चौंकाने वाली जानकारी ये सामने आई है पुलिस की पड़ताल में और इसके बाद बच्चों के परिजनों ने का कहना है कि अमेज़न कंपनी के खिलाफ कार्रवाई होना चाहिए। उन्होंने जून इंदौर थाने में अमेज़न कंपनी के खिलाफ रिपोर्ट भी दर्ज करवाई है और
वो आदित्य के परिजनों का कहना है कि उनके बेटे की मौत का कारण अमेजन है। तो इस पर पुलिस पड़ताल कर रही है। इस शिकायत के आधार पर पुलिस क्या कार्रवाई करती है, लेकिन ये बहुत ही चौंकाने वाली जानकारी आज सामने आई है। दूसरा एक और बहुत ही संवेदनशील मुद्दा है। इंदौर में कल 11वीं की एक छात्रा ने मुहर्रम के दिन खुदकुशी कर ली, और जो कहानी सामने आ रही है उसके मुताबिक छात्रा अपनी एक सहेली की मौत के बाद बहुत दुखी थी। छात्रा ने कल अपनी माँ से पूछा था कि क्या आज इमाम हुसैन शहीद हुए थे, और क्या यदि आज कोई व्यक्ति का इंतकाल होता है या वो मरता है तो उसे जन्नत नसीब होगी। माँ ने कहा हाँ, और इसके कुछ ही देर बाद बेटी ने फांसी लगा ली। बहुत ही चौंकाने वाला घटनाक्रम ये सामने आया है। दरअसल राबिया नाम की ये जो लड़की है, ये कुछ दिनों पहले अपने स्कूल की सहपाठियों के साथ पिकनिक मनाने गई थी, और इसी दौरान इंदौर का जो एक रिसोर्ट है नखराली ढाणी, वहाँ पर झूले से गिरने के कारण इसकी सहेली की मौत हो गई थी। सहेली की मौत के बाद से बहुत दुखी थी राबिया, और थोड़ा मानसिक रूप से विचलित भी रहती थी। बहकी बहकी बातें करती थी। वो अक्सर ज़िंदगी और मौत के बारे में अपने परिजनों से सवाल भी पूछती थी। कई बार परिजन उसे टालते थे, कई बार उसे परिजनों ने डांटा भी, उसकी सहेलियों ने भी कई बार उसे समझाया, लेकिन अपनी सहेली की मौत के सदमे से राबिया उबर नहीं पाई। और कल जो घटनाक्रम हुआ वह बहुत ही चौंकाने वाला घटनाक्रम था। किसी को भनक तक नहीं थी कि वो इस तरह का कदम उठा लेगी। परिवार को समझ में नहीं आ रहा है कि आखिर राबिया ने ऐसा क्यों किया। कल इंदौर में ये जो दो घटनाएं हुई है सुसाइड के, इन दो मामलों ने, मतलब एक जिसका खुलासा कल हुआ और एक जो घटना कल हुई, आदित्य वर्मा के सुसाइड की घटना पुरानी है, पर उसमें जो वस्तु स्थिति है उसका खुलासा कल हुआ, और राबिया ने कल खुदकुशी की। तो ये दोनों मामलों ने एक बार फिर हमें सोचने को मजबूर कर दिया है कि अभिभावकों का बच्चों से संवाद क्यों नहीं स्थापित हो रहा है। क्यों जो बच्चे परेशानी में हैं वो अभिभावकों से अपनी परेशानी का जिक्र नहीं करते हैं। आखिर ऐसा क्या कारण है कि माँ बेटी के बीच और पिता पुत्र के बीच संवाद का सिलसिला टूटता जा रहा है। बहुत चिंता का विषय ये है। बच्चे दिन भर मोबाइल पर रहते हैं, दिन भर आईपैड या कंप्यूटर पर लगे रहते हैं, चिड़चिड़े हो जाते हैं। माता पिता उनसे जब बात करने की कोशिश करते हैं तो वो ठीक से जवाब नहीं देते हैं। माता पिता को लगता है कि बच्चों के पास हमारे लिए समय नहीं है। बच्चों को लगता है कि हम अपनी दुनिया में ही मस्त हैं, हमें दूसरे से किसी से क्या वास्ता। तो एक बहुत घातक संकेत है। यह भी चिंता का विषय है कि जो आदित्य वर्मा की मौत के बाद जो जानकारी सामने आई, उसके बाद यह भी बहुत चिंता का विषय है कि आखिर ऑनलाइन प्लेटफॉर्म से बच्चे कुछ भी कैसे बुला लें। एक और जिक्र मैं आपसे करना चाहूँगा कि नियम तो ये कहता है कि यदि बालिग नहीं है कोई युवक या युवती तो वो उसे मोबाइल की सिम भी नहीं मिल पाएगी। लेकिन ऐसे लाखों बच्चे जो है मध्य प्रदेश में मोबाइल फ़ोन का उपयोग कर रहे हैं जो अभी बालिग नहीं हुए हैं। तो बहुत ये दोनों घटनाएं जो हैं बहुत झकझोर देने वाली है। यह हमें यह भी संकेत दे रही है कि माता पिता का अपने बच्चों पर नज़र रखना और उनके साथ संवाद स्थापित करना, और यदि उन्हें परेशानी में देखते हैं तो उनकी परेशानी का निदान करना बहुत ज़रूरी है। कुल मिलाकर मैं यही कहूँगा कि पेरेंट्स का अलर्ट रहना बहुत ज़रूरी है। उन्हें इस बात पर भी ध्यान रखना चाहिए कि उनके बच्चे मोबाइल फ़ोन का किस तरह से उपयोग कर रहे हैं। आज बस इतना ही। अरविंद तिवारी को दीजिए इजाज़त। कल फिर मिलेंगे कुछ नई खबरों के साथ, कुछ नई घटनाओं के साथ। DGNA न्यूज़ पर खबरों का सिलसिला जारी है, जारी रहेगा।